सो वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। प्रीवियस सेशन तक हमने लीनियर जितने रिग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो कवर किया, जिसमें से हमने सिंगल यानी सिंपल लीनियर रिग्रेशन, फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, फिर उसके बाद हमने पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म किया। अब जब हम आगे जिन लीनियर रिग्रेशन के बाद से यानी जिस टाइप की रिग्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉन लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, जिस नॉन लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री रिग्रेशन है और इसी तरह रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली नॉन लीनियर रिग्रेशन है क्या। तो डेफिनेशन समझते हैं और इस डायग्राम के अंदर आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन आर्क है वो अब कर्व के फॉर्म पर आ चुकी है। ठीक है ना, एक कर्व है उसके अंदर। जब तक हमने लीनियरली फॉर्म डेटा को हैंडल किया है रिग्रेशन के फॉर्मेट पे, तो आपने देखा कि जो भी प्रेडिक्टेड लाइन थी हमारी वो स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी। ठीक है ना, वो किसी भी डायगोनल हुआ करती थी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेट हुआ करती थी। तो अब जब नॉन लीनियर लाइन हमारी रिग्रेशन पर प्लॉट होगी इन टर्म ऑफ ग्राफ, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, एक आर्क के फॉर्म में होगी, जिस तरह से इस ग्राफ के अंदर रेड लाइन जो है वो दिखाई गई है। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन इन्वॉल्व कर्व्स। ठीक है, दिस इज पार्शली ट्रू एंड इफ यू वांट अ लूज डेफिनेशन फॉर द डिफरेंस you can probably stop right here. However, linear equation can sometime produce curve. In order to understand why, you need to take a look at the linear regression equation form. तो इसमें बताया गया है कि जब आप नॉन लीनियर पर काम करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि जब भी आपकी जो प्रेडिक्टेड लाइन है वो प्रोड्यूस होगी तो वो हमेशा कर्व में होगी। और अगर आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से रियलाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसे लीनियर रिग्रेशन के इक्वेशन से डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं कि वहाँ पर जो हमारी लाइन हुआ करती थी वो इस जगह से हमेशा या तो इस फॉर्म में हुआ करती थी या इस फॉर्म में हुआ करती थी या इसी तरह इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसी तरह जो नॉन लीनियर की जो कर्व एक्सपेक्टेड लाइन बन रही है वो इस फॉर्म में बन रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कुछ वैल्यू माइनस के फॉर्म पर भी जा रही है और जो एरिया है वो हमारे प्लस एक्सपेक्टेड एरिया पे भी मौजूद है। ये नॉन लीनियर की बेसिक डेफिनेशन थी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है कि जो हम सबसे पहले नॉन लीनियर रिग्रेशन को प्लॉट करना चाह रहे हैं इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन कंटिन्यूअस वैल्यू, वो है फर्स्ट है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, अब सपोर्ट वेक्टर मशीन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक रिग्रेशन एल्गोरिथम है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। ऑल्दो जब हम क्लासिफिकेशन के टॉपिक में जाएंगे तो सपोर्ट वेक्टर को हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम छोटे से एक डिफरेंस को समझ लेते हैं कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली वर्ड काउंट हो रहा होता है कि SVM पर काम कर रहे हैं, आप अक्सर सुनेंगे। तो SVM क्या चीज़ है और SVR क्या चीज़ है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन विच मीन SVM विच स्टैंड फॉर सपोर्ट वेक्टर मशीन is a classifier. Classifier perform classification predicting discrete categorical label. ठीक है, यानी ये प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होती है क्लासिफिकेशन की, किस तरह की वैल्यू होगी, डिस्क्रीट कैटेगोरिकल वैल्यूज। ठीक है, SVR यानी सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन विच स्टैंड फॉर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर इज अ रिग्रेसर परफॉर्म रिग्रेशन प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस ऑर्डर्ड वेरिएबल। बोथ आर वेरी सिमिलर एल्गोरिथम बट प्रेडिक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। यानी दोनों ही सिमिलर एल्गोरिथम है लेकिन दोनों की जो प्रेडिक्शन वैल्यू है वो अलग है। आपने देखा कि अभी ऊपर जब बात हो रही है तो वो डिस्क्रीट कैटेगोरिकल लेबल को प्रेडिक्ट कर रहा है, जबकि रिग्रेशन कंटिन्यूअस ऑर्डर के वेरिएबल को क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है, जो हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं कि रिग्रेशन एक्चुअली कर क्या रहा है। इन सिंपल रिग्रेशन we try to minimize the error rate, while in SVR we try to fit the error within a certain threshold. यानी अगर मैं सिंपल रिग्रेशन की बात करूं तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने एरर को क्या करें, मिनिमाइज करें। जो प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू है उसमें कम से कम डिफरेंट हो। लेकिन वो काम आप यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करा रहे हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के अंदर, जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि जो आपका एरर है वो एक थ्रेशोल्ड के रिस्पेक्ट से क्या हो, फिट हो, यानी उस बाउंड्री के बाहर ना जा सके। यहाँ पे थ्रेशोल्ड को आसान लफ्ज़ों में समझने का तरीका ये कि आपने एक बाउंड्री डिफाइन कर दी है एरर के लिए कि इस बाउंड्री से बाहर आपका एरर ना जाए, यानी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा वो इस रेंज से बाहर नहीं जा सके। यही काम हम किसके ज़रिए कर रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के ज़रिए कर रहे हैं। तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के अंदर ये वो चार वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसमें एक कर्नल का एक कॉन्सेप्ट होता है, हाइपर प्लेन है, बाउंड्री लाइन है और सपोर्ट वेक्टर है। ठीक है, तो इनकी पहले डेफिनेशन समझते हैं और फिर हम इसे ग्राफिकली भी देखेंगे कि एक्चुअली ये काम कर क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड हमारे पास कर्नल है। द फंक्शन यूज्ड टू मैप
अ लोअर डायमेंशनल डेटा इनटू हायर डायमेंशनल डेटा। यानी एक फंक्शन है कर्नल जिसका काम क्या है कि ये लोअर डायमेंशनल डेटा को हाई डायमेंशनल डेटा में मैप करता है। ठीक है, हाइपरप्लेन ये वो लाइन होगी जो एक्चुअली प्रेडिक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो हाइपरप्लेन कहला रही है। इन SVM यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन की बात हो रही है। दिस इज बेसिकली द सेपरेशन लाइन बिटवीन द डेटा क्लासेस। यानी SVM क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए, तो वहां पर ये जो लाइन होती है हाइपरप्लेन की, ये दो डिफरेंट क्लासेस को डिवाइड कर रही होती है, यानी सेपरेट कर रही होती है। ऑल्दो इन SVR वी आर गोइंग टू डिफाइन इट एज द लाइन दैट विल हेल्प टू प्रेडिक्ट द कंटिन्यूअस वैल्यू और टारगेट वैल्यू। लेकिन यही लाइन SVR में किस लिए इस्तेमाल हो रही है कि ये वो लाइन है जिसके जरिए से आप एक कंटिन्यूअस या टारगेट वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी लाइन ड्रॉ हुआ करती थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, मल्टीपल में, इसी तरह पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइपरप्लेन हमारी प्रेडिक्टिव लाइन कहलाएगी। व्हाट इज बाउंड्री लाइन? इन SVM यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन देयर आर टू लाइंस अदर देन हाइपरप्लेन। यानी हाइपरप्लेन के अलावा हमारे पास दो लाइन हुआ करती हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन में, विच क्रिएट अ मार्जिन, जो कि एक मार्जिन को क्रिएट करती है। द सपोर्ट वेक्टर कैन बी ऑन द बाउंड्री लाइन और आउटसाइड इट। ठीक है, जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं हमारे, जो प्रेडिक्टेड डेटा हैं, वो या तो लाइन के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन दिस बाउंड्री लाइन सेपरेट द टू क्लासेस। ठीक है, ये लाइनें दो क्लासेस को सेपरेट करती हैं। इन सपोर्ट वेक्टर द कॉन्सेप्ट इज सेम। यानी यही काम जो मशीन पे हो रहा था हमारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट सेम होता है। व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर? These are the data point which are closest to the boundary। यानी आपने जो एक बाउंड्री बनाई है, एक्चुअली जो हाइपरप्लेन है या फिर आपकी बाउंड्री लाइन है, उसके करीब जो एक्चुअल डेटा है आपका ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है, वो डॉट के फॉर्म में है या प्लस के फॉर्म पे है, जिस तरह से भी आपने विजुलाइज करवाया है, तो जो क्लोजेस्ट डेटा है आपके बाउंड्री लाइन से, हम उसे कहते हैं कि ये डेटा हमारा सपोर्ट वेक्टर है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज मिनिमम और लीस्ट। यानी जो डिस्टेंस होगा उस लाइन से वो कम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उस डेटा पॉइंट को सपोर्ट वेक्टर कहेंगे। तो ये तो डेफिनेशन हमने देख लिया। अब इसे ग्राफिकल देखते हैं कि एक्चुअली ये लाइन किस तरह से ड्रॉ हो रही होती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो 4 हमारे पास सर्किल हैं ग्रीन कलर की, एक्चुअल डेटा सेट है, ये हमारा हाइपरप्लेन है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये प्रेडिक्टेड लाइन होती है, जबकि ये बाउंड्री लाइन है जो हमारी दो अलग अलग क्लासेस को बाउंड्री लाइन उसकी डिफाइन कर रही है कि इस एक्चुअल बाउंड्री लाइन से डेटा बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारी प्रेडिक्टेड बाउंड्री है, ये जो ब्लू कलर में, और ये हमारी वो बाउंड्री है जिसके ज़रिए से हम क्या बना रहे हैं, एक रेंज या थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हैं कि एक्चुअली इस बाउंड्री से बाहर नीचे वाली क्लास का डेटा नहीं हो सकता, और इसी तरह अपर क्लास का डेटा इससे ऊपर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो ब्लैक डॉटेड है, ये आपका एक्चुअल डेटा सेट है। इसके अंदर आपने 3 एल्गोरिथम को अप्लाई किया है, यानी आपने लीनियर रिग्रेशन लगाया, फिर उसके बाद आपने पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाया, एंड देन फाइनली आपने इसमें सपोर्ट वेक्टर लगाया। तो ये जो हमारे पास लाइट स्काई कलर है, ये आप जो देख रहे हो लाइन, ये हमारा सिंपल रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है। तो आप देख रहे हो इसके जरिए से बहुत ही कम डेटा है जो इस लाइन के बिहाफ पर राइट प्रेडिक्ट कर पाएगा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरे लाइन जो हमारे पास ये है जिसको हम पॉलिनोमियल मॉडल कह रहे हैं, ये लाइन एक कर्व के साथ होती है, जैसे हम जानते हैं, प्रीवियस सेशन पे हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल पे। लेकिन आप इस पे भी देख रहे हो कि बहुत कम ही ऐसा डेटा है जो इस लाइन के थ्रू इस पर ओवर द लाइन आ रहा है। जब ओवर द लाइन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि जब हम प्रेडिक्शन कराएंगे इसके बिहाफ पर तो बहुत ही मैक्सिमम एरर आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत अच्छे मॉडल को अपने डेटा सेट पर सेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जब इसी डेटा सेट पर मैंने सपोर्ट वेक्टर को अप्लाई किया है, या फिर RBF जो कर्नल है उसको जब इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो आप देख रहे हो कि ये जो रेड लाइन है वो मैक्सिमम हमारे डेटा सेट को क्या कर रही है, फ्लो पर लेकर आ रही है। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जब हम इस एल्गोरिथम को इस डेटा सेट पर अप्लाई करके प्रेडिक्शन करवाएंगे तो बनिस्बत लीनियर रिग्रेशन के और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के हमारा ये डेटा सेट इस एल्गोरिथम पे सबसे ज़्यादा सफिशिएंट होगा। ओके, तो ये तो डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कि हम प्रैक्टिकली इन तमाम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, उस बात को समझते हैं। तो ये वो हमारा एक्चुअल वर्क है जो हमने लीनियर रिग्रेशन यानी पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के लिए किया था। तो ऑल्दो हमारे पास जो डेटा सेट होगा हम उसी डेटा सेट पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसके ज़रिए से हम देख सकें कि लीनियर एंड नॉन लीनियर के अंदर जो प्रोडक्शन रेट है वो कितनी बेहतर हो जाती है जब हमारा डेटा सेट जो है एक कर्व के फॉर्म पर प्लॉट हो रहा होता है।
लिहाजा मैं कंप्लीट यहाँ से जो कोड हमने प्रीवियस सेशन पे पॉलिनोमियल पे किया है मैंने उसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद SVR के नाम से मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई है, उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो जिन डेटा सेट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम उन चीज़ों को हटाते जाएंगे। तो एक्चुअली ये वो पार्ट है जो बिल्कुल ही सेम है, लिहाजा हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। और इसी तरह आप देख रहे हो कि ये जो काम हुआ था हमारा वो पॉलिनोमियल के लिए था, लिहाजा मैंने इसको भी हटा दिया। और इसी तरह जो ग्राफिकल फॉर्म है तो हमें एक ग्राफ की ज़रूरत होगी यकीनी तौर पे, दूसरे ग्राफ को भी हम हटा देते हैं। तो ये ओवरऑल वो काम है जिसकी ज़रूरत हमें इस एल्गोरिथम पे पड़ेगी। लिहाजा अब हम काम स्टार्ट करते हैं। तो काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमने अपने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवा दिया, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। उसके बाद आप फाइल एक्सप्लोरर पर आकर डेस्कटॉप पर मेरी फाइल मौजूद है, लिहाजा मैंने यहाँ पर सेटिंग कर दी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करवा लेते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। नाउ इट्स प्रोसेस एग्जीक्यूटेड। वेरिएबल पर आऊँगा और आप यहाँ देख रहे हो कि डेटा सेट हमारा इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट करने के बाद हमें दो डेटा सेट को सेपरेट करना है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जिसको हम कैपिटल X और स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं दोनों डेटा, ठीक है। ये करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, सपोर्ट वेक्टर। आप यहाँ देख रहे हो कि scikit learn के ज़रिए से हमने लीनियर रिग्रेशन को कॉल किया हुआ है जो कि प्रीवियस डेटा सेट के मुताबिक था। अब मैं सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिग्रेशन की जगह पर लिखूँगा SVR, और अब यहाँ से हम लीनियर मॉडल को नहीं बल्कि हम यहाँ पर कॉल करेंगे SVM को, यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन मौजूद है, हमने उसे कॉल किया। कॉल करने के बाद इस SVR को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, यानी SVR को इंस्पेक्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि SVR के अंदर कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं। ऑल्दो हम इसमें एक ही पैरामीटर इस्तेमाल करने वाले हैं जिसको हम कर्नल कहते हैं, और कर्नल की डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि वो लोअर डायमेंशनल डेटा को हाई डायमेंशनल डेटा के अंदर क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है। लिहाजा मैं यहाँ पर आके एक पैरामीटर इस्तेमाल करूँगा कर्नल, और जिस कर्नल को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं RBF, ठीक है। उसके बाद जो फिट करने का जो मेथड है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। फिट करने के बाद हम अपने ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, लिहाजा ग्राफ का जो एरिया है वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जो वेरिएबल के नाम है आप चाहें तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी लॉजिक बिल्कुल एज इट इज़ वही है, तो लिहाजा मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप लीनियर रिग्रेशन को, यहाँ वेरिएबल का नाम है ये, आप इसे चाहें तो SVR रिग्रेसर या इससे रिलेटेड कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं वही वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे यहाँ पर भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल को चेंज करके SVR लिख देता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद जो प्रेडिक्शन वैल्यू है वो हमारी वैसे ही रहेगी। लिहाजा सबसे पहले तो मैं इस एरिया को शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स एंटर प्रोसेस, ओके, इट्स एग्जीक्यूटेड। आप यहाँ देख रहे हैं तमाम चीज़ें इसकी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब हम इसे ग्राफिकल प्लॉट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लिहाजा मैं ग्राफिकल प्लॉट करने के लिए सेम ग्राफ जो कि यहाँ पे कोड मौजूद था, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी, एंड हियर इट इज़ योर ग्राफ। अब यहाँ पर अगर आप बगौर देखें तो यहाँ पर जो लाइन आई है वो स्ट्रेट आई है, ठीक है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और अभी हमने नॉन लीनियर पे जब डेफिनेशन पढ़ा तो वो एक कर्व की फॉर्म पर। तो यहाँ पर एक चीज़ मिस हो रही है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर डेटा, यानी जब आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करके +1 से -1 के दरमियान लेकर आते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है कि इन फ्यूचर प्रोडक्शन जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ा था, वो काम इस सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के लिए ज़रूरी है। ऑल्दो दूसरे एल्गोरिथम्स को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को उसकी ज़रूरत होती है। लिहाजा यही वजह है कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन है वो उस फॉर्म पर फॉर्म नहीं हो पा रही है जिस फॉर्म पर हम क्या कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे इन टर्म ऑफ द एल्गोरिथम डेफिनेशन। लिहाजा इस चीज़ को अप्रोप्रिएट करने के लिए हम अपने उस एल्गोरिथम पे चलेंगे जो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर, यानी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियोस में परफॉर्म किया था। तो वो ये एरिया है जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड डेटा फिट फॉर बेटर प्रोडक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो लिहाजा मैंने इस कोड को यहाँ से कर लिया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड पर वापस आता हूँ और इस जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा जो डेटा है
क्योंकि वो बहुत छोटा डेटा है, यही वजह है कि इसके लिए हमने उसे दो चीज़ों में डिवाइड नहीं किया था, जिसको आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग कहते हैं। लिहाजा मेरे जो वेरिएबल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो चेंज करने के लिए हम इसका नाम scx स्केलर रखा है, लिहाजा अब मैं x नाम रखता हूँ, ठीक है। और x के अंदर इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, फिट करते हैं। लेट्स सी, फिट ट्रांसफॉर्म ऑफ x, दैट्स इट। इन दोनों लाइन ऑफ कोड को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करूँगा। यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं स्मॉल y लिखूँगा, और इसके बाद यहाँ पर स्मॉल y, और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा स्मॉल y है। लिहाजा जब x और y को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर बेटर प्रोडक्शन, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी +1 to -1, जिसके ज़रिए से हम बेहतर प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेट्स सी। तो ये करने के बाद हम इस कोड को, बल्कि मैं इस कोड पर जाने से पहले आपको मैं प्रोडक्शन भी दिखा देता हूँ कि एक्चुअली जो प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है यहाँ पर, वो विदाउट यूजिंग, ठीक है ना, स्टैंडर्ड स्केलर, यानी स्टैंडर्ड स्केलर को इस्तेमाल किए बगैर जो है वो 6.5 की वैल्यू पर, यानी अगर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो सैलरी क्या प्रेडिक्ट कर रही है सपोर्ट वेक्टर विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड, उसे हम चेक करते हैं। लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। और अभी आप देख रहे हो जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है हमारी वो क्या आ रही है, $130,001, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल डेटा सेट को देखो और यहाँ पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5.6 इक्विवेलेंट टू 6.5। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो 15,000 से 20,000 के दरमियान आनी चाहिए, यानी 150,000 टू 200,000 के दरमियान आनी चाहिए। लेकिन ये वैल्यू इस रेंज के अंडर ही नहीं है, बल्कि ये इससे भी बाहर हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप SVR के अंदर स्टैंडर्ड स्केलर को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ना सिर्फ आपका डेटा विजुलाइज बेहतर तरीके से नहीं होता, बल्कि उसकी प्रोडक्शन भी कितनी हद तक रॉन्ग आ सकती है, जो हमने यहाँ पर देखा। अब हम वही काम करने लगे हैं जिसके ज़रिए से अभी हमने यहाँ पर बात की है। लिहाजा मैं इस पूरे कोड को शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग, ओके। यहाँ पर हम एरर को देखें तो ये कह रहा है रीशेप योर डेटा आइदर यूजिंग एरे डॉट रीशेप, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो 2 डायमेंशनल डेटा पे मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी बगौर देखें तो 10, नन वैल्यू है, तो इसे मुझे इस डेटा को 2D एरे के अंदर कन्वर्ट करना हो, ठीक है। लिहाजा y की वैल्यू जो यहाँ पर एक्चुअल मैंने लिखी है, इसको हम 2D में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए लिखूंगा मैं np विच मीन numpy इन शॉर्ट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर रीशेप, ठीक है। तो रीशेप का पैरामीटर होगा फर्स्ट हमारा वो वेरिएबल जिसको हमें करना है, और जिस फॉर्म में करना है वो मैंने यहाँ पर बताना है। तो मैंने कहा 10 rows, 1 कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो 2 दफ़ा ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हुए हैं, टोटल 3 एंड टोटल 3 यहाँ पर क्लोज हो गए। एंड numpy इज py, सॉरी नॉट np, तो इधर मैंने py से इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद हम इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करने लगे, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड इट्स एग्जीक्यूटेड। तो आप देख रहे हैं प्लस वैल्यू जो है यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड हो चुकी है, ठीक है। और एक्चुअल यहाँ पर डेटा अब प्लॉट बेहतर तरीके से हो सकता है। लिहाजा अब जब हम आगे चलते हैं, तो मुझे दोबारा से क्या करना होगा, इस कोड को भी एग्जीक्यूट करना होगा, जो हमारा एक्चुअल डेटा सेट यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट अगेन, एंड नाउ दिस पार्ट विल initiate better graph as compared to the previous one. Let's see, shift enter to execute and here it is. आप देख रहे हैं कि अब जब मैंने अपने डेटा को स्टैंडर्ड करके बेटर प्रोडक्शन के लिए प्लॉट किया, तो अब हमारी जो लाइन है वो उसी कर्व पर आना शुरू हो चुकी है, जिस कर्व को हमने थ्योरेटिकली अभी यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था। लिहाजा जो ग्राफ प्रोडक्शन के रेट से जितनी बेहतर आ सकती थी वो यहाँ पर प्लॉट होकर हमें दिख चुकी है। अब हम प्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। लिहाजा जो प्रोडक्शन पार्ट था हमारा वो ये पार्ट था, एंड लेट्स सी कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ओके। तो अब आप देख रहे हो कि जो हमारी प्रोडक्शन वैल्यू है वो डायरेक्ट हार्ड कोडेड एक सिंगल वैल्यू पे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर y के फॉर्म पर देखा था कि जो वैल्यू ऑफ y है, जहाँ पर आप सैलरी की वैल्यू लिखी हुई है, वो किस फॉर्म पे थी, वो एक सिंगल वैल्यू की थी। तो लिहाजा मुझे आप यहाँ पर वही लॉजिक इस्तेमाल करनी होगी जो रीशेप के लिए मैंने यहाँ की है, यानी इस सिंगल वैल्यू को 2D में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। वैल्यू हमारी 6.5 ही रहेगी। लिहाजा इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा np डॉट रीशेप,
ठीक है, 6.5 अपनी जगह रहा, और क्योंकि ये एक ही वैल्यू है लिहाजा मैं आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर कह सकता हूँ 1,1, ठीक है, यानी एक ही डेटा है, इसको 1 रॉ भी हो गया और 1 कॉलम भी हो गया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने लगा हूँ तो अब हम देखते हैं कि प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, नॉट NP, इट इज PY। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज, द वैल्यू आर इन द फॉर्म ऑफ, बिल्कुल उसी फॉर्म पे वैल्यू प्लॉट हो रही है जिस फॉर्म पर आपने स्टैंडर्डाइज करके शो किया है, लेकिन हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म पे नहीं चाहिए, बल्कि हमें किस फॉर्म पे चाहिए कि वो उसी फॉर्म पर वैल्यू को शो करे जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। लिहाजा अब यहाँ पर जो वैल्यू की प्रोडक्शन होगी या लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्म पर लेकर आएंगे SCX यानी स्टैंडर्ड स्केलर पे, ताकि वैल्यू जो है एक्चुअल इस पॉइंट से कन्वर्ट होकर उस होल नंबर पे आ जाए जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे 10,000, $200, $300 एंड सो ऑन। लिहाजा अब ये जो एरिया है वो हमारा कन्वर्ट होकर इस तरह से हो जाएगा। ओके, सो हियर इट इज़, ये वो लाइन है जिसके ज़रिए से हम एक एक्चुअल डेटा सेट को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने इस लाइन को क्यों रीशेप किया, यानी इसकी वजह क्या है कि जब आप इतने सिंपल तरीके से यहाँ पर प्रेडिक्टेड वैल्यू को मालूम कर रहे थे, लेकिन फिर ये SC_Y फिर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर आपने ट्रांसफॉर्म किया, इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो ये है कि जो हमारी लॉजिक थी वो स्टैंडर्ड स्केलर पे थी, ठीक है, जो कि वैल्यू 0 से 1 के दरमियान विद फ्लोट पॉइंट पे भी थी, यानी पॉइंट के साथ वैल्यू थी। लिहाजा जब मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँगा 6.5 ईयर की, तो वहाँ पर 6.5 ईयर तो मौजूद है ही नहीं, वहाँ तो वैल्यू पॉइंट्स में। लिहाजा उस एक्चुअल डेटा सेट को सबसे पहले तो मुझे एरे में कन्वर्ट करना पड़ा। कन्वर्ट करने से पहले मुझे SC बेस यानी जो स्टैंडर्ड X की वैल्यू थी जिसको हम फिट कर चुके हैं यहाँ पर, उस बेस पर ट्रांसफॉर्म करवाया, यानी पहले SC बेस वैल्यू जाए फिर वो एरे में ट्रांसफ़र हो। लेकिन उससे पहले फिर हमने क्या किया, प्रेडिक्ट की फंक्शन को कॉल किया है जो कि हमारा लीनियर रिग्रेशन जो वेरिएबल का नाम था, और उससे पहले ये तमाम ओवरऑल जो वैल्यूज़ हैं पैरामीटर की वो किस पे बेस कर रही हैं, SC के इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पे, यानी जो Y की वैल्यू है वो क्या है, एक डिपेंडेंट वैल्यू है जहाँ पर सैलरीज मौजूद हैं। तो सबसे पहले सैलरी को आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करो, यानी एक्चुअल वैल्यूज़ में लेकर आओ, और वैल्यू में लाने के बाद प्रेडिक्ट के फंक्शन और क्लास के ज़रिए से उस वैल्यू को एरे में कन्वर्ट करके वैल्यू को प्रेडिक्ट करो। तो जब मैंने बिल्कुल वही डेटा सेट, यानी जो एक्चुअल डेटा था 6.5 जो हम प्रीवियस सेशन से प्रेडिक्ट करके आ रहे हैं, जब मैंने इस पर वो प्रोडक्शन वैल्यू लगाई तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रेडिक्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, और जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये वो एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू है, यानी $170,000 सैलरी इसने प्रेडिक्ट करके दी है। ठीक है, सो स्मार्ट, लेट्स सी हाउ। तो ये एक्चुअल हमारा डेटा सेट है एंड इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि वह वैल्यू क्या है, 5.5 के दरमियान है। ठीक है, तो अगर 5.5 की मैं प्रेडिक्टेड वैल्यू देखूँ तो ये 150,000 और $200,000 के दरमियान वैल्यू होना चाहिए, और आप हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू देख रहे हो कि ये 150 एंड $200,000 के दरमियान बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स हो रही है, जो कि $170,000 है। तो अगर मैं प्रीवियसली सेशन की बात करूं जहां पर हमने पॉलिनोमियल और मल्टीपल रिग्रेशन पर हम प्रेडिक्टेड वैल्यू को देख रहे थे, तो उससे कई ज़्यादा वैल्यू अच्छी यहाँ पर प्रेडिक्ट होकर आई है। इसकी वजह क्या है कि जो हमारा एक्चुअल डेटा सेट है वो कर्व के फॉर्म पर है, और कर्व में हम हमेशा किस चीज़ को फॉलो करते हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन को, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन भी देखी। तो ओवरऑल सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने ना सिर्फ उसे बेहतर तरीके से विजुलाइज करवाया, और विजुलाइज करवाने के बाद हमने बिल्कुल नियर टू परफेक्ट प्रेडिक्शन हासिल की। ऑल्दो ये प्रेडिक्शन और भी बेहतर हो सकती है अगर हम इसके अलावा जो और बेहतर लीनियर नॉन लीनियर रिग्रेशन है, जो कि हम अपकमिंग सेशन में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि इससे और भी बेहतर ये चीज़ें किस तरह से प्रेडिक्ट हो सकती हैं। तो नेक्स्ट सेशन पर हम डिसीजन ट्री रिग्रेशन को पढ़ेंगे, जो कि एक नॉन लीनियर रिग्रेशन है। तो इस सेशन पर हमने इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से विजुलाइज एंड अंडरस्टैंड किया।